हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमारी क्लास 12th की फिजिक्स की सीरीज़ चल रही है। चैप्टर नंबर 3 है और ये चैप्टर नंबर 3 की वीडियो नंबर 3 है, भाग नंबर 3 है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आते हैं। वो तभी हो पाते हैं जबकि हमें टॉपिक की पूरी समझ सही तरीके से हो पाए। तो इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। क्योंकि अगर हमें स्थितिज ऊर्जा ही नहीं पता है, स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट ही हमें नहीं आता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी तो स्थितिज ऊर्जा ही है भाई। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा तो खुद ही है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब हम लोग स्थितिज ऊर्जा समझ पाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को, कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। फिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का वही पूरा का पूरा कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या हो सकती है, परिभाषा, क्योंकि हमें एग्जाम में डेफिनेशन भी लिखनी होती है। तो एक डेफिनेशन तो हमें होनी ही चाहिए कि जो एग्जाम में आए हम उसको लिख दें, उसका सूत्र क्या होगा वो समझेंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रश्न जो इसके आए हुए हैं, इससे संबंधित जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो किस तरह के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है, और इतना जानने के बाद हम इसका यूज़ कहाँ कर पाएंगे, किस तरीके से हम लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा एक कार्य होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कार्य होता है। और वो कार्य कौन सा होता है, वो कार्य होता है कि जब किसी वस्तु को हम किसी विशेष पोजीशन में पहुंचा देते हैं, किसी स्थिति में हम लोग पहुंचा देते हैं, तो किसी स्थिति में पहुंचाने में जो हमें कार्य करना होता है उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु की विशेष स्थिति, किसी वस्तु की विशेष स्थिति निर्मित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य ही वैद्युत किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए, ऐसे समझ में तो कुछ आया नहीं होगा कि, क्योंकि अभी तक क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th तक भी स्थितिज ऊर्जा कई बार आ चुकी होती है। 9th में भी आ चुकी होती है, 10th में भी आ चुकी होती है, 11th में भी किसी न किसी रूप में ये आ चुकी होती है, जैसे गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये काफ़ी कम क्लियर होता है कि स्थितिज ऊर्जा असल में है क्या। अब मैंने भी यहाँ डेफिनेशन लिखी है, लेकिन उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि ये है क्या। तो इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए कि जो कार्य है, जो कार्य होता है वो कार्य हमें क्यों करना पड़ता है, कार्य क्यों करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये समझना भाई, कार्य हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग बल के विरुद्ध चलते हैं, बल के विरुद्ध। मान लीजिए कि एक नदी है, ठीक, ये एक नदी है
और इस नदी का जो बहाव है, इस नदी का जो बहाव है वो इस तरीके से, इस डायरेक्शन में इस नदी का बहाव है, यानी यहाँ जो पानी बह रहा है वो पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक, अब अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए ए नाम का जो व्यक्ति है, वो ए नाम का व्यक्ति इसी दिशा में जाना चाहे, इसी डायरेक्शन में जाना चाहे, तो क्या करेगा? क्या उसे कुछ कार्य करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नदी का पानी इसी डायरेक्शन में बह रहा है और वो भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो वो क्या होगा, नदी के पानी के साथ साथ बहता चला जाएगा। तो क्या उसे अपनी तरफ से कोई विशेष प्रयास करने होंगे? नहीं करने होंगे, क्योंकि वो खुद ही पानी के साथ बहता चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है बी, और ये जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, ये इस तरफ जाना चाहता है। तो अब ये समझिए कि इस व्यक्ति को, जो कि इस तरफ जाना चाहता है, इसे कार्य करना होगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसे तैरने के लिए कार्य करना पड़ेगा, अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पानी का जो बहाव है वो पानी का बहाव है इस तरफ, और ये व्यक्ति जाना चाहता है इस तरफ। आप बहुत इजीली तरीके से इस चीज़ को सोचिए कि जो व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है, दोनों जो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों में किसे कार्य करना होगा और किसे कार्य नहीं करना होगा। तो कार्य जो करना होगा वो व्यक्ति ए को करना नहीं होगा, क्योंकि ए जो है वो बल के विरुद्ध नहीं जा रहा, पानी के बहाव के विरुद्ध नहीं जा रहा। ए तो पानी के बहाव में ही जा रहा है, उसे कार्य नहीं करना पड़ेगा। कार्य जो करना होगा वो बी को करना होगा। तो अब मान लीजिए बी जो है इस बल के, इस बहाव के विरुद्ध, बहुत स्पष्ट रूप से समझिए, इस बहाव के विरुद्ध व्यक्ति ए जो है वो कुछ कार्य करता है और कार्य करके यहाँ पहुँचता है। ठीक है, इस बिंदु पर पहुँचता है। तो बी ने क्या करा? बी ने इस बहाव के विरुद्ध कार्य करा और यहाँ तक पहुँच गया। ठीक, बी ने इस बहाव के विरुद्ध कुछ कार्य करा और यहाँ तक पहुँच गया। तो बी की स्पेशल पोजीशन यहाँ बन गई है, बी यहाँ आ गया। भाई बी क्या था? बी पहले यहाँ था, अब बी आ गया है यहाँ। तो बी ने एक स्थिति प्राप्त कर ली है, बी की एक पोजीशन हो गई है। और वो जो पोजीशन है, वो पोजीशन बनाने के लिए, पहले यहाँ था ना बी, पहले कहा था बी यहाँ, और अब कहाँ गया है? यहाँ। तो बी को अपनी पोजीशन बनाने के लिए इस बहाव के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। तो इस बहाव के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध जो बी ने कार्य करा है, वो कार्य क्या होगा? इसके शरीर में संचित हो जाएगा, इसके शरीर में, इसकी बॉडी के अंदर क्या होगा? वो स्टोरेज हो जाएगा, और वो जो कार्य स्टोरेज होगा वही कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वही कार्य क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक और समझते हैं। मान लीजिए कि एक ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है, ये एक ऊंची बिल्डिंग है। ठीक, कई मंजिल है मान लीजिए इसमें। अब एक व्यक्ति है यहाँ ए, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति नीचे आना चाहता है, वो कूद जाता है। अब बताइए उसे कुछ कार्य करना होगा कि नहीं करना होगा? नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरली ए पर जो बल लग रहा था, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, आपने पढ़ाई होगा 11th क्लास में, किसी भी वस्तु पर क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल था, वो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? नीचे की तरफ। और ये जो व्यक्ति आया है, कूदा है, ये भी कहाँ कूदा है? नीचे की तरफ। तो चूंकि ये बल के विरुद्ध तो नहीं कर रहा है कार्य, बल के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है, ये तो बल की डायरेक्शन में ही है कि गुरुत्वाकर्षण बल भी कहाँ लग रहा है? नीचे ही लग रहा है। और ये भी कहाँ कूद रहा है? नीचे ही कूद रहा है। तो ये अगेंस्ट द फोर्स नहीं है, बल के विरुद्ध नहीं है। तो चूंकि ये बल के विरुद्ध नहीं है, इसलिए इसे भी कोई कार्य नहीं करना होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है बी, और ये यहाँ जाना चाहता है, तो बी जो है वो तो अगेंस्ट द फोर्स है, क्योंकि बल तो नीचे लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये जाना चाहता है ऊपर। तो बी अगेंस्ट द फोर्स जा रहा है, तो बी को कुछ कार्य करना पड़ेगा। और बी जब कार्य करके यहाँ पहुंचेगा, इस पोजीशन में पहुंचेगा, तो वही कार्य क्या होगा? बी की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब बात यह है कि क्या वो ऊर्जा हमें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? दिखाई देगी बिल्कुल। आप देखिए कि जब तक व्यक्ति ऊपर जाएगा, तब तक उसका बॉडी क्या हो चुकी होगी? गर्म हो चुकी होगी, शरीर जो है वो गर्म हो चुका होगा, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें कहाँ से हो रही है? वो वहाँ से हो रही हैं कि जो इसने कार्य किया था, वही कार्य इसकी एनर्जी के रूप में संचित हुआ, और उसी की वजह से सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं।
तो मैं समझता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा कुछ भी नहीं है, स्थितिज ऊर्जा कार्य होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कार्य। केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सा कार्य। वह कार्य होती है जो कि बल के विरुद्ध किया जाता है, और बल के विरुद्ध करने के बाद एक पोजीशन प्राप्त की जाती है, एक स्थिति बन जाती है, एक विशेष पोजीशन बन जाती है। जैसे इसकी पोजीशन बन गई थी ये, इसकी पोजीशन बन गई थी ये। तो जब हम बल के विरुद्ध कार्य करके कोई विशेष स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तो उस विशेष स्थिति को प्राप्त करने में जो भी हमने कार्य किया था वही कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहलाता है। अब यहाँ आप पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का जो पूरा कंसेप्ट है, इसमें एक बात मुझे समझ के बताइए कि अगर बल ना हो, अगर बल ना हो तो क्या इस कोई किसी प्रकार का कार्य होगा? अगर पानी का बहाव इस तरफ ना हो, पानी इसे आगे बढ़ने से ना रोके, तो क्या बी को कोई कार्य करना होगा? या अगर यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो ये किसके विरुद्ध चढ़ेगा? किसी के भी विरुद्ध नहीं चढ़ेगा ये तो यहाँ बात समझने की ये है कि स्थितिज ऊर्जा तभी ही होती है, केवल वही स्थिति, उसी कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा होती है जबकि बल का विरोध हो। बल हो और जो कि विरोध कर रहा हो, उल्टा काम कर रहा हो। हम जाना चाहते थे इस तरफ, पानी का बहाव था इस तरफ, हम जाना चाहते थे ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल था नीचे। तो यही कंडीशन में कार्य होगा। अगर ये बल ना हो, ये बल ना हो, तो क्या कोई कार्य होगा? नहीं होगा। तो स्थितिज ऊर्जा तब ही पॉसिबल हो पाएगी जबकि यहाँ पर अगेंस्ट द फोर्स हम चलेंगे, बल यहाँ पर होगा। अगर बल नहीं है तो कार्य नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगी। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आप जब बीएससी या बीटेक वगैरह जो भी कुछ करेंगे तो वहाँ एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट हमें बार बार यूज करना पड़ता है कि स्थितिज ऊर्जा जुड़ी हुई है सीधे सीधे बल के साथ। इसलिए हम कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बल का फलन होती है, फंक्शन ऑफ फोर्स होती है, क्योंकि जहां बल होगा वहां स्थितिज ऊर्जा होगी, जहां बल नहीं होगा वहां स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगी। तो ये था स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जब भी दो या दो से अधिक आवेश हों, ठीक है, दो या दो से अधिक आवेश यदि होंगे, मान लीजिए कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, और हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये दोनों आवेश इतनी दूरी पर रहें, ना यहाँ से पास आए और ना यहाँ से दूर जाएं, ना तो यानी कि इनकी दूरी बीच की घटे और ना इनके बीच की दूरी बढ़े। घटने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि इनके बीच की, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में बल कैसे लगेगा? प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण के कारण ये वाला इससे दूर भागेगा और ये वाला इससे दूर भागेगा, दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, तो दूरी बढ़ने के चांस यहाँ पर रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि दूरी ना बढ़े, और दूरी ना बढ़े इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों आवेशों को लगातार यहाँ पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं पकड़ेंगे तो भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। देखिए समझिए वही कंसेप्ट है, इन पर आपस में जो बल लगा वो बल लगा दूर ले जाने वाला। बल चाहता है कि ये दोनों दूर हो जाए। कौन सा बल? वैद्युत बल। भाई ये भी पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण बल रहेगा। प्रतिकर्षण बल चाहता है कि दूर हो जाए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस बल को दबा के रखें और ये दोनों यहीं के यहीं टिके रहें। तो अब कंसेप्ट समझिए कि क्या इन दोनों आवेशों को यहाँ के यहाँ रोकने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इन्हें पकड़ के नहीं रखेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो दूर भाग जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि एक माइनस है और एक माइनस ये है, सेम कंसेप्ट यहाँ लागू हो रहा है कि इनके बीच की दूरी आर है और हम चाहते हैं आर ही बनी रहे, नहीं तो ये तो भाग जाएंगे, दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण में लगाएंगे, दूर भाग जाएंगे। और हम चाहते हैं कि यहीं कहीं टिका रहे, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, इन्हें पकड़ के रखना होगा। अब मान लीजिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अब इनके बीच में बल लगेगा आकर्षण का, ठीक है, ये इसकी तरफ भागेगा और ये इसकी तरफ भागेगा। लेकिन हमें तो दूरी चेंज नहीं होने देनी ना, हमें तो इतने की इतनी बना के रखनी है।
तो अब हमें इन्हें उल्टा खींचना पड़ेगा। पहले तो हमें इन्हें दबाना पड़ रहा था ताकि यहीं कहीं टिके रहें, अब हमें इन्हें उल्टा खींचना पड़ रहा ताकि ये एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। तो आवेश कैसे भी हो, उन आवेशों को एक स्थिर दूरी पर बनाए रखने के लिए, एक निकाय बनाए रखने के लिए, एक सिस्टम बनाए रखने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य इस निकाय की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। भाई आप खुद ही लॉजिकली सोचिए, क्या ये दोनों आवेश नेचुरली अपने आप इतनी दूरी पर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, भाग जाएंगे दूर, ये दोनों भाग जाएंगे दूर, और ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, उचित दूरी पर बनाए रखने के लिए, इस पूरे सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क, कुछ बाह्य कार्य करना होगा, ताकि ये दोनों के दोनों यहीं के यहीं टिके रहें। और वो जो कार्य हमें करना पड़ेगा वही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसे ऊर्जा को हम बोलेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ 2-3 आवेश भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक आवेश ये भी हो, ये भी दूर भागे, ये ऐसे दूर भागेगा, ये इसे ऐसे दूर भगाएगा, तो ये भी दूर भागने की कोशिश करेगा, हमें यहाँ भी बल लगाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा इसे यहीं कहीं। तो 2 या 2 से अधिक आवेश हो सकते हैं, ये डेफिनेशन में हम लोग मेंशन करेंगे। 2 या 2 से अधिक आवेशों के निकाय को बनाए रखने के लिए, उनके बीच की दूरी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, आप जैसे बेहतर समझे वैसे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 या 2 से अधिक आवेशों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए किया गया कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, या जो ज़्यादा मान्य जो परिभाषा है वो ये है कि मान लीजिए कि 2 आवेश थे, एक आवेश था ए और एक आवेश था बी, और शुरुआत में ये जो आवेश थे ये दोनों अनंत दूरी पे थे, इनफाइनाइट दूरी पे थे। ठीक है, इनफाइनाइट दूरी पे थे। ये आवेश है Q1 जिसका नाम है ए, ये आवेश है Q2 जिसका नाम है बी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन आवेशों को एक निश्चित दूरी पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब इनके जो बीच की दूरी है वो है r। तो पहले ही कहाँ स्थित थे? अनंत पे, और अब हम कहाँ लेके आ रहे हैं? r दूरी पर। तो इस तरह से हम ज़्यादा बेहतर लिख पाएंगे कि अनंत पर स्थित 2 आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय बनाने में, निकाय का मतलब जहां 2 चीजें हों, भाई 2 आवेश होगी ना तो निकाय बन गई, निकाय बनाने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, कि पहले दोनों आवेश कहाँ थे? अनंत दूरी पर थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे। अब हम इन दोनों आवेशों को एक उचित दूरी पर लेके आ गए हैं, जिससे एक सिस्टम बन गया है, और इस पूरे प्रोसेस में जो हमें कार्य करना पड़ा है वही है स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम में चूंकि डायग्राम का इंपॉर्टेंस होता है तो मैं आपको डायग्राम बनवा देता हूँ। ठीक है, आप डायग्राम जरूर बना के आएँ, इस तरह से दिखाएं कि पहले 2 आवेश थे, एक आवेश ये था और एक आवेश ये था। ठीक है, पहले इन दोनों की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? इनफाइनाइट थी। यहाँ बना दीजिए कि भाई पहले इनकी डिस्टेंस थी इनफाइनाइट। अब हमने इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ला दिया है। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस हो गई है? अब डिस्टेंस जो इनकी हो गई है वो है r। तो इस तरीके से डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि उससे चीज़ें और स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखिए, वैसे तो इसका फॉर्मूला एक डेरिवेशन के बाद बनाया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यही याद करें। ठीक है, क्योंकि उससे बेनिफिट हमें कई होंगे। वो हम अगर फॉर्मूला बनाना होगा तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। आप फिलहाल यहाँ फॉर्मूला याद कीजिएगा।
1/4πε0k, पहला आवेश Q1 इंटू दूसरा आवेश Q2 बटे जितनी बीच की दूरी है वो है R। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। चलिए एक काम करते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन के रूप में बना लेंगे, स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन क्या होगा। तो फिलहाल ये आप फॉर्मूला याद जरूर कीजिएगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0k Q1 इंटू Q2 यानी दोनों आवेश अपॉन स्मॉल में जो उनके बीच की डिस्टेंस है R। अब हम देखते हैं कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है। मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वही होगा इसका। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो कैसी है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। और अदिश राशि होने का मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों तरह के होते हैं। जब हम कहते हैं ना कि कोई राशि अदिश है, तो अदिश होने का मतलब ये है कि उसकी जो मान है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आवेशों का जो निकाय है वो कैसा है। अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश हैं तो स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होगी। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो भी स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होगी। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फिर ये होगी नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, अगर सेम आवेश हैं तो सेम आवेश की स्थिति में तो पॉजिटिव स्थितिज ऊर्जा कब होगी, जबकि आवेश जो है वो सजातीय होंगे, आवेश सजातीय हों, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। और ऋणात्मक कब होगी स्थितिज ऊर्जा, जबकि आवेश जो है वो विजातीय हों, यानी कि एक पॉजिटिव आवेश हो और एक नेगेटिव आवेश। इसे आप ठीक से लिख लीजिएगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप ठीक से लिखिएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, यह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है। यदि दोनों आवेश सजातीय हैं तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, और यदि दोनों आवेश विजातीय हैं तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अक्सर क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए वो पूछते हैं कि दो प्रोटॉन हैं और एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आ रहे हैं, बताइए कि जो स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वो बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या कुछ और ऑप्शन बना के दे दे, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन बना के दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो दोनों जो चीज़ें हमें दी हैं वो कैसी हैं। एक पॉजिटिव है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और दोनों प्रोटॉन है तो दूसरा प्रोटॉन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो पहला प्रोटॉन भी पॉजिटिव, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव। अब कहता है एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं। अब ये सोचिए, आप थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च कीजिए, क्या ये दोनों प्रोटॉन नेचुरली एक दूसरे के नज़दीक आएंगे? क्या ये अपने आप नज़दीक आ सकते हैं? नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव, तो दूर जाना चाहते हैं। इनकी टेंडेंसी क्या है, एक दूसरे से दूर जाने की। भाई ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव दूर जाना चाहते हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है कि नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक लाए जा रहे हैं, तो अपने आप तो आएंगे नहीं, तो कार्य करके ही तो लाने पड़ेंगे। तो जहाँ भी आपको ऐसा सेंस हो कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नेचुरली अपोजिट है, ये तो दूर जाना चाहते हैं। दोनों प्रोटॉन क्या चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों तो क्या चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि इन्हें हम नज़दीक ला रहे हैं, तो अपोजिट चल रहे हैं ना, नेचर के अपोजिट चल रहे हैं, प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं। तो जब भी हम अपोजिट चलेंगे, अपोजिट लाने की कोशिश करेंगे, तब हम कहेंगे कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जब हम अपोजिट चलते हैं तो हमें कार्य करना होता। यहाँ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट काम कर रहे हो आप लोग, तो अपोजिट काम कर रहे हो तो कार्य करना पड़ेगा। तो जब भी कार्य करना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। मान लीजिए कहता कि दो प्रोटॉन की बजाय दो इलेक्ट्रॉन दे देता, तब भी सेम कंसेप्ट होता, क्योंकि
अब भी वही हो जाता है, ये तो दोनों एक दूसरे के दूर भागना चाहते हैं और सवाल में कह रहा है कि नज़दीक ला रहे हैं, तो अपोजिट चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ भी स्थिति जुड़ना पड़े। कंसेप्ट का इस्तेमाल सही तब होगा जब हम कहें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्टिकल है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। अब देखिए उनका जो नेचर है वो खुद भी नज़दीक आने का है और सवाल में भी कह रहा है कि नज़दीक आ रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति पाओ कि हम उनके नेचर के साथ चलें कि ये आना भी चाहते हैं नज़दीक और आ भी रहे हैं नज़दीक, तो वहाँ स्थिति, वहाँ हमें कोई कार्य तो करना नहीं होगा और वहाँ जब कार्य हमें नहीं करना होगा तो वहाँ होगी स्थितिज ऊर्जा में कमी। तो आप इस जो कंसेप्ट है उसे पकड़िए कि उनका नेचर खुद कैसा है, क्या वो चाहते हैं और हम क्वेश्चन में क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों को आप मैच करिए। अगर दोनों चीज़ें सेम हैं कि जैसा नेचर है उनका वैसा ही क्वेश्चन भी डिमांड कर रहा है, तो वहाँ हमें कार्य नहीं करना होगा और जहाँ नहीं करना होगा वहाँ होगी स्थिति ऊर्जा में कमी। और अगर नेचर और क्वेश्चन दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, अपोजिट चलने की बातें हो रही हैं, तो कार्य करना होगा और वहाँ जब कार्य होगा तो वहाँ होगी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक स्थिति ऊर्जा का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।